हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र, या जिसे हम बोल सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये क्लास 9th का है और ये सब्जेक्ट है आपका हिंदी, और ये सेशन रहने वाला है 2023-24। तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का रहने वाला है और ये आपका 80 मार्क्स का आएगा, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर जो होगा, ये जिसे हम बोल सकते हैं जो आपके फैब में जो पेपर होंगे, ये उसी के पैटर्न के बेस पे बना हुआ है क्वेश्चन पेपर जो डिपार्टमेंट ने भेजा है। तो आज हम इस सैम्पल पेपर को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। और अभी तक अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके इस सिलेबस की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें आपका ये 5 नंबर का है। तो पहला इसमें गद्यांश आएगा आपका, जैसे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने होंगे। ठीक है, तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर हम इनके आंसर भी देखेंगे। तो पहला गद्यांश का क्या है? एक विकसित राष्ट्र को बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है, उसका साक्षर स्तर 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं। यह लक्ष्य अपने सुखी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है उसमें अमीर गरीब के भेद और दृढ़तापूर्वक मिटा दिया जाए। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाए। इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। इससे आज से कुछ सालों के बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे, जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र, बुजुर्ग, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों को देखभाल कर सकते हैं। ऐसे वृहद व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा, तो निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे। 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर की वह पंक्तियाँ याद आती हैं जो उन्होंने तिरुकुरल में बड़ी सुंदरता से कहा है। सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी ना पस्त होने वाली हिम्मत होती है। चलिए अब हमने गद्यांश से पढ़ लिया। गद्यांश बहुत सिंपल था, जिसमें कुछ अच्छाई की बातें हमें समझाई थी। तो अब इसमें पहला है, गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र को विकसित मानने का महत्वपूर्ण आधार है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? हरियाली स्तर या उत्पादन स्तर या साक्षरता स्तर या स्वास्थ्य स्तर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये हमने पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक विकसित राष्ट्र की का बहुत पैमाना है, महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में डैश का अभाव है। क्या अभाव है वहाँ पे? स्तरीय शिक्षा का। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला क्या है, इसमें क्या पूछा है? कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला कथन क्या है? कथन ए, विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक होती है और इसका कारण ये हमको बता रहा है कि अमीर गरीब का भेद बना रहता है। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्या बोला है? विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक होती है। जैसे आप समझिए कोई भी अगर विकसित राष्ट्र है जिसमें डेवलपमेंट हो रखी है, तो उसमें क्या असमानता अधिक होगी? मतलब इक्वलिटी जिसे हम बोल सकते हैं, इक्वलिटी, वो क्या ज़्यादा होगी या बराबर होगी? तो ये बिल्कुल गलत है। और इसमें कारण इसका बता रहा है हमको कि अमीर गरीब का भेद बना रहता है। अगर जिस देश में विकसित देश होगा उसमें अमीर गरीब का तो भेद हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ऐसे वृहद व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित से कौन सा तर्क सही है? बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। छात्र, बुजुर्ग, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों को देखभाल कर सकते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन कर सकता है,
दान कर सकता है, ये तो नहीं था पैसेज में बिल्कुल भी। तो इसमें हमारा सिर्फ करेक्ट आंसर होगा डी, 1 और 2 सही है बिल्कुल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अदम्य उत्साह और हिम्मत रखने वाला व्यक्ति क्या योग्य रखता है? इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर अपना नसीब स्वयं बनाने की। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, पैसेज जो होते हैं ना उसके जो एमसीक्यू, अगर आप कभी फंस जाओ कि अगर आपको लगे कि इसका आंसर ये होगा या ये नहीं, अगर आपको नहीं मिले तो आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़े ऊट पटांग के डाल देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे खुद ही लिखा है बी ऑप्शन क्या है, अपना नसीब स्वयं बिगाड़ने की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जोखिम भरे कारनामे करने की और एक कमज़ोर व्यक्तियों को दबाने की। देखो फालतू के ये पॉइंट डाल रखे हैं, बिल्कुल इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधा सा एक कॉमन सेंस वाला आंसर हो सकता है, देखो अपना नसीब स्वयं बनाने की। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है काव्यांश, जिसको हमको पढ़कर इसके आंसर्स देने होंगे और ये भी आपका 5 नंबर का होगा। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो काव्यांश को पढ़ते हैं अब। चंद खिलौनों के खाने खोने से बचपन नहीं मरा करता है, लाखों बार गगरियां फूटी सिकन्ना आई पनघट घर, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों लो की आयु घटाने वालों, लाखों करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, लूट लिया माली ने उपवन लुटी न लेकिन गंदा फूल की, तूफानों तक ने न छोड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की और नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। ये काव्यांश बहुत सिंपल सा था। इसी काव्यांश के अंदर से कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं बहुत सिंपल से। तो इसको पढ़कर हम आसानी से आंसर दे सकते हैं और आप ही दे सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में। जब आप बैठोगे आराम से पढ़ना बिल्कुल शांति से, और लाइन टू लाइन आपको इसी में आंसर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, खिलौनों के टूट जाने से बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उम्र कम हो जाती है, बचपन रुक जाता है, बचपन मर जाता है या बचपन नहीं मरता। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बचपन नहीं मरता। तो देखिए हमारा ये फर्स्ट पैसेज की लाइन में ही लिखा था, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। ठीक है, पहला ये आंसर हमारा इसमें था। सेकंड, लाखों कश्तियां डूब जाने पर भी तट का वातावरण कैसा रहता है? पहला है पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, नाविक दुख मनाने लगते हैं, चहल पहल पहले जैसे ही रहती है या चहल पहल में सुस्ती आ जाती है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा चहल पहल पहले जैसे ही रहती है। देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये रहा, चहल पहल वो ही रहती है, वही है तट पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो हमारा पहला कथन क्या है, देखो इसको तो बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। पहला कथन क्या कह रहा है, पतझड़ आने पर भी उपवन समाप्त नहीं होते। तो जब पतझड़ आते हैं, जब पतझड़ का मौसम आएगा तो उपवन समाप्त नहीं होते। इसमें उपवन का मतलब होता है छोटे जंगल, जैसे कि जंगल हैं, जंगल में अगर पतझड़ आएंगे तो क्या जंगल समाप्त हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा हमारा कारण बोलता है प्रकृति फिर से नए पत्तों और नए फूलों को जन्म देती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, हाँ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, कथन आ सही है और कारण आर कथन एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है? काव्यांश के अनुसार हमने ऊपर पढ़ा है माली। और दूसरों की कमी निकालने वाले कविता की पंक्ति डैश का आशय है, तूफानों तकना ने छोड़ो पर खिड़की बंद न हुई धूल की, या नफरत गले लगाने वालों या सब पर धूल उड़ाने वालों। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, सब पर धूल उड़ाने वालों। ये काव्यांश के अनुसार ही ऊपर लिखा हुआ है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश अनुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय किन्हीं 4 के उत्तर हमें देने होंगे। तो ये हमारे 4 नंबर का है, 5 पूछे गए हैं पर 4 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है हमको, और जितना पूछा है उतना ही देना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। क्योंकि अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा लिखा तो आपके टीचर क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के जो सही होंगे सिर्फ वही राइट करेंगे और जो बाकी का आपका होगा वो गलत ही हो जाएगा। तो ध्यान से पेपर को पढ़ के हमको सारे आंसर करने होंगे। ठीक है ना। तो पहला है विज्ञान में उपसर्ग बताइए। विज्ञान में क्या है, वि विग या ज्ञान या वा। उपसर्ग का आपको मतलब पता होना चाहिए। उपसर्ग शब्द से पहले जो सब वर्ण लगता है, जिससे शब्द बनता है, वो होता है उपसर्ग हमारा। तो उपसर्ग में विज्ञान में वी, तो वी हमारा ए, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें हमारा सेकंड है पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में नया जोड़ के बनाया जाता है।
तो हमारा पहाड़ी, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए, ई, पहाड़ अलग हो गया और ई अलग आ गया, ठीक है। तो पहाड़ी प्रत्यय हमारा शब्द के अंतिम में लगता है। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन, नियमित शब्द से मूल्य शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं, या फिर नियमित या नियमित, या फिर सी है हमारा नियमित। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, नियम प्लस इत। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला हमारा क्या है, प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। देखिए प्रत्यय तो शब्द के स्टार्टिंग में तो लग ही नहीं सकता है, तो हमारा बिल्कुल गलत है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, हाँ। और प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, या फिर प्रत्यय लगने के बाद शब्द में अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, कि प्रत्यय शब्द में अंत में लगते हैं और प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। फोर्थ होगा हमारा। और हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए। हमें आपस में मैचिंग करनी है इसमें। तो इसमें देखिए ऊंचाई, ये हमारा ऊंचाई तो इधर आ जाएगा, सुंदरता और ये दुकानदार। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। हमें को मिलाना है, बहुत सिंपल था ये। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपका 4th मार्क्स का होने वाला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख समस्त पद का समास विग्रह होगा। तो देखिए जहाँ पे हमारा ये डैश आ जाता है ना बीच में, सुख और दुख के बीच में, तो इसका क्या मतलब होता है, और अथवा या एहव आदि, इसका यह मतलब होता है। तो हमारा सुख दुख का समास पद का समास विग्रह बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ए, सुख और दुख, या सुख में दुख, या सुख से दुख, या सुख सुख जैसा दुख, इसका कोई नहीं होगा, सिर्फ होगा सुख और दुख। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विद्यालय समस्त पद में समास होगा। तो विद्या प्लस आल्य, विद्या के लिए आल्य, तो ये हमारा होगा सिर्फ तत्पुरुष समास। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे द्विगु समास। क्वेश्चन डी, संख्यावाची का क्या मतलब होता है, जैसे कि त्रिलोकी, त्रिलोकी का क्या मतलब होता है, तीन, तीन लोगों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो मतलब आपको सारे समास को अच्छे से पढ़ के आना होगा, सारे समास की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत ये पूछे जाता है संख्यावाची वाला, मैंने पिछले बार भी देखा था, ये आया था। तो संख्यावाची आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे द्विगु समास को कहते हैं। इसमें संख्यावाची कोई नंबरिकल फॉर्मेट में पूछा जाता है, जैसे त्रिलोकी, तो त्रि जो है ना, त्रि से समझ आ रहा है कि 3। जैसे नवरत्न, तो नव से मतलब 9, 9 रत्नों का समूह, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित समासों में अवयवी समास के उदाहरण है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, देखिए रात दिन, पंचरत्न, या आजीवन, या भरपेट। हमारा रात और दिन ये तो हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। और पंचरत्न हमारा समास तो ये हो गया हमारा द्विगु समास, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं अब। और ये आजीवन और भरपेट, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, थर्ड और फोर्थ सही है, और ये हमारा गलत है पहला और दूसरा वाला, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए, मिलाना है हमें आपस में। तो त्रिमूर्ति, तो त्रिमूर्ति देखिए मैंने आपको बताया था, त्रिमूर्ति का मतलब होता है 3 लोगों का समूह जिसे बोल सकते हैं त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति में हमारा हो जाएगा द्विगु समास पहला, प्रेमपूर्ण हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, और हार और जीत द्वंद्व समास। इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये जो बीच में स्लैश है ना, इसका मतलब होता है और, एहव या आदि, कुछ भी हो सकता है, और मतलब होता है वैसे तो इसका ज़्यादातर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ डी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्देश अनुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों से किन्हीं 4 के हमें आंसर देने होंगे। तो हमारा पहला क्या क्वेश्चन है, वाक्य का प्रकार बताना है, बताइए। सुखविंदर पौधों में पानी नहीं डाल रहा है, तो नहीं जहाँ आ जाए, नॉट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमारा आ जाएगा आंसर निषेधवाचक। निषेधवाचक को ही हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जहाँ पे ना में बात हो रही होती, कोई भी काम ना में हो रहा हो, कि मैं नहीं पढ़ रहा, मैं खाना नहीं खा रहा, या वह खाना नहीं खा रहा, तो ये हमारे सारे निषेधवाचक हो जाएंगे। और विधानवाचक हमारे होते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव, जहाँ में हाँ में बात हो रही होती है। आज्ञावाचक मतलब कोई ऑर्डर दे रहा हो
और वो कोई सामने वाला बंदा उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। और प्रश्नवाचक में कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई व्यक्ति किसी से, तो उसमें क्वेश्चन आता है लास्ट में। तो किसी भी शब्द में क्वेश्चन आए लास्ट में तो हम उसको बोलेंगे प्रश्नवाचक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का प्रकार बताइए। नववर्ष मंगल में हो, तो इसमें क्या है, इसमें इच्छा हो रही है तो इच्छावाचक वाक्य कि हमारा साल आने वाला मंगल में हो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम प्रथम आए हो, इस वाक्य का विस्मयवाचक वाक्य में लिखा जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। जैसे ये बोला है तुम प्रथम आए हो, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ये जो लिखा है ना आपका, तुम प्रथम आए हो, वहाँ तुम प्रथम आए हो, ये बनेगा हमारा। जिसमें हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है ना, विस्मयवाचक में पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है ये वाला, ये ऐसे करके यहाँ डॉट आएगा, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। तो विस्मयवाचक में वहाँ तुम प्रथम आए हो, जैसे इसमें वहाँ के आगे आया ना एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। इसको हमें इसने बोला है कि विस्मयवाचक में बदलिए इसे, तो वहाँ में आएगा ये डी वाला। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है वह अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य बनता है। तो इसमें हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, सी निषेधवाचक। जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार्य का ना होना, मतलब नहीं में नॉट है तो निषेधवाचक। अब है प्रश्नवाचक, मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक में क्या होता है क्वेश्चन मार्क, तो आपको साफ समझ जाना है। हमारा होगा आंसर बी, क्या ट्रेन देर से चल रही है, तो क्या ट्रेन चल रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के आंसर देने। यह भी आपका 4 नंबर का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, तो इसमें हमारा क्या होगा, सी उपमा अलंकार कि शांत हृदय, नील गगन सा शांत हृदय, तो हृदय की बात हो रही है इसमें, तो ये उपमा हो रहा है, तो इसमें हमारा होगा सी उपमा अलंकार। दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। कमल मुख सुंदर लगता है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो यहाँ पे देखिए कमल मुख और सुंदर लगता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा सी उपमा अलंकार। और दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। मैंने उत्तर दिया उत्तर की ओर जाओ, इसमें होगा हमारा यमक अलंकार। कैसे होगा देखिए, जैसे कि मैंने उत्तर दिया, यहाँ पे 2 शब्द की बार बार आवृत्ति हुई पर लेकिन इन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। जैसे मैंने उत्तर दिया, एक तो मैंने आंसर दिया, ये बात एक अलग है, और उत्तर की ओर जाओ और किसी डायरेक्शन की साइड जाना है, तो सब तो एक ही है उत्तर उत्तर पर, लेकिन इसका अर्थ अलग है, तो उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यमक अलंकार का उदाहरण पहचानिए। भुखमरी की समस्या का हल चलाने में है। तो जैसे कि देखिए इसमें 2 शब्द आए और इनका दोनों का ही शब्द का अर्थ अलग अलग है पर शब्द एक ही हैं। जैसे भुखमरी की समस्या का हल, इस समस्या का हल क्या है, हल चलाने में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो तो कौन सा अलंकार होता है। तो जैसे किसी भी वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। तो जैसे कि देखिए यहाँ इसी का ऑप्शन में लिखा हुआ है सी वाले में, देखिए ये सु सु सु, ये एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के शाब्दिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। तो इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। अब फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का उस सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी की भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो फिर क्रासित वेद थे। मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओद जी अध्याय होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए वे बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। गाइस ज़रा 1 सेकंड रुकना, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
हाँ अब सही है गाइस। गाइस मेरा रिकॉर्डिंग बटन बीच में आ रहा था ना, तो इसलिए मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था। तो चलिए इस गद्यांश को हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार ढंग से। तो गद्यांश में क्या है, फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, मैं सन 1917 में आई थी। उससे उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो करसतवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे और कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुब्रता नहीं गई थी, सुब्रता प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। इस पे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, लेखिका आनंद भवन क्यों जाती थी? हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया हमको, कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्यों जाती थी। तो अब सेकंड क्वेश्चन, आनंद भवन कवि सम्मेलन के अलावा किस चीज़ का प्रमुख केंद्र बना? कवियों के स्वागत का, स्वतंत्रता आंदोलन का, संघर्ष का। तो हमको देखो ये इसका भी आंसर यही मिल गया, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कविता सुनाने की बारी का इंतजार लेखिका के की डैश कारण होता था। क्या होता था? बेचैनी का। ये हमने गद्यांश में ऊपर पढ़ा था। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, गद्यांश के अनुसार पंक्ति का आशय है, क्या है? लेखिका कक्षा में अधिकतर प्रथम आती थी। लेखिका कक्षा में कभी कभी प्रथम आती थी, या लेखिका कवि सम्मेलन में अधिकतर प्रथम आती थी, या फिर लेखिका कवि सम्मेलन कभी कभी प्रथम आती थी। तो इसमें हमारा सिर्फ करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, लेखिका कवि सम्मेलन में अधिकतर प्रथम आती थी, सम्मेलन। ठीक है। लेखिका को चांदी का कटोरा डैश मिला था। कहता था सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, पहली कमाई के रूप में, निर्धनता के कारण, दान में, या कविता के लिए उपहार में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, कविता के लिए उपहार में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 8, क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं बहुविकल्पीय। तो ये 2 नंबर के हैं, देखते हैं 2 क्वेश्चन शायद पूछे हैं। हाँ, तो सालिम अली की ख्याति किस रूप में है? वैज्ञानिक, पक्षी विज्ञानी, राजनीतिक या लेखक? वो है पक्षी विज्ञानी, बी। सेकंड है, लड़कों के मार्ग में लेखक को अपने साथियों से पिछड़ने का क्या कारण था? आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी तरीके से आप बता सकते हैं कि उनका जो घोड़ा था वो सुस्त था, आलसी हो गया था, थक गया था इस वजह से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सुस्त घोड़े के साथ मार्ग भटक जाना, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 9, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सार्वधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक सपनों में से खोए, मरकट डिब्बों सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ अच्छादान, और निरुपन हेमंत से स्निग्ध शांत, निशोभा से हरता जनमन। इसके कुछ क्वेश्चन है। हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई है? कौन सो गई है? सर्दी की ओस, सर्दी की धूप, या सर्दी की हवा, या सर्दी की सुबह? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सर्दी की हवा, सी। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में पन्ना नामक रत्न का वर्णन आया है? तो इसमें होगा मरकट डिब्बों से खुला ग्राम। गांव को किसने अपना आवरण से ढक दिया है? किसने ढक दिया है? सुंदर तारों ने, विशाल सूर्य ने, या नीले आकाश ने, या लाल आकाश ने? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, नीले आकाश ने। फोर्थ क्वेश्चन, पद्यांश में वर्णित सौंदर्य का आज मन के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मन को आकर्षित कर रहा है, या फिर मन को परेशान कर रहा है, मन को भयभीत कर रहा है, या मन को दुख से भर रहा है? तो इसमें हमारे तीनों ये गलत होंगे, हमारा सिर्फ करेक्ट आंसर होगा ए, मन को आकर्षित कर रहा है। उपर्युक्त पद्यांश में वर्णन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है भाई? देखते हैं। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को, या फिर पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य को, या नगर के, या फिर वन के? तो इसमें ये तीनों गलत, हमारा गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णन किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, क्षितिज के आधार पे हम इनमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 क्षितिज के पाठों में से। तो हमारा पहला है, मेघ के बंठन के आने पर हवा में क्या परिवर्तन आता है? चलना बंद कर देती है,
धूल उड़ाती पीछे पीछे चलती है, नाचती गाती आगे आगे चलती है, यह तूफान और भवंडर साथ लाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? नाचती गाती आगे आगे चलती है। कवि ने बच्चे काम पर जा रहे हैं पंक्ति के किस रूप में चिंतित किया है? भयानक पंक्ति के रूप में, या सुगत पंक्ति के रूप में, या मान भवन पंक्ति के रूप में, या फिर अचरज पंक्ति के रूप में? तो लेखक ने क्या किया है? कवि ने भयानक पंक्ति के रूप में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब हमारा नेक्स्ट है प्रश्न 11 खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न थ्योरी के क्वेश्चन है लिखने वाले। तो इसमें क्या है? गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के हमें आंसर देने होंगे। मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है कि कितने क्वेश्चन में से कितने अटैम्प्ट करने हैं। हमें इसमें 3 अटैम्प्ट करने हैं और कितने शब्दों में? 25 से 30 शब्दों में। तो हमारा पहला क्या क्वेश्चन है? प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य पढ़ने के बाद आपको प्रेमचंद किस तरह के व्यक्ति नजर आते हैं? विचार प्रकट करते हुए लिखिए। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए हमारा पहले का आंसर क्या होगा? प्रेमचंद बेहद सादगी से रहने वाले व्यक्ति थे, उन्हें किसी भी तरह का दिखावा पसंद नहीं था और प्रेमचंद संतोषी स्वभाव के व्यक्ति थे। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सालिम अली की तुलना टापू से ना करके अथाह सागर से क्यों की गई है? तो टिप्पणी कीजिए, हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आई उन्हें संजोया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती किस आधार पर माना है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं, थर्ड का। हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें तथा ही नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को अच्छी प्रकार से जांच प्रकार ही स्वीकार करें। ठीक है, हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि वह चाहते हैं कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें और नवीन संस्कृति मूल्यों को अच्छी प्रकार से जांच प्रकार के ही स्वीकार करें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लहासा की और पाठ के आधार पर लिखिए। तो जैसे कि आपको अगर पता होगा तो लेखक को क्या क्या परेशानियों को रात करने पड़ा था। जैसे उनका घोड़ा भी सुस्त हो गया था, रास्ता भटक गए थे और वह भीख भी मांगे थे, उन्होंने भीख मांगे का भी किया था। तो आप अपने हिसाब से बना बना के भी लिख सकते हैं। यही नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही करेक्ट होंगे, करेक्ट तो हैं पर लेकिन एप्रोप्रिएट आप भी अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ये कोई हिंदी याद करने की चीज़ नहीं है, आपको समझें और अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं पेपर में। आपको टीचर कोई भी नंबर नहीं काटने वाला है। तो ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी एक तो उनको, और इसलिए उन्हें भीख मांगे के रूप में भी यात्रा करनी पड़ी। और लंगकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गए। ये सारे 3-4 कारण हैं। तो आप और भी कारण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीचर आपको और अच्छे नंबर देगा अगर आप और थोड़े ज़्यादा कारण इसमें लिख दोगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि 12 में क्या पूछा है, 4 क्वेश्चन आपके पाठ के आधार पर पूछे गए हैं और 3 के आंसर देने होंगे। 25 से 30 शब्दों में लिखना है और आपके 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, बच्चों को काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। हमारा 12 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सब बच्चे एक समान होते हैं, हम उनसे उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए। यह एक और घोर अपराध है और अमानवीय कर्म है, इसलिए बच्चों को काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान माना गया है। ठीक है, अब ये 2-3 पॉइंट इसमें दे रखे हैं मैंने। तो आप अगर चैप्टर अगर आपने और अच्छे से पढ़ा है तो आप 2-3 पॉइंट और भी अपने हिसाब से सोच समझ के बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही 2 हो सकते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? मेघ आए बंठन की कविता के आधार पर लिखिए।
तो चलिए हम इसका भी आंसर देखते हैं। 12th का सेकंड, मेघरूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने की लगती है, जिससे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। पेड़ अपने संतुलन खो देते हैं, कभी उठते हैं तो कभी झुक जाते हैं। नदी और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है। तो ये सारे कारण थे जो मैंने बताए। खिड़कियां खुलने का कारण, पेड़ अपने संतुलन खो देते हैं, और क्या कहते हैं, नदी और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है। ये 4-5 कारण हैं, ठीक है। और चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कवि मोहन के संकल्पों पर अपने जीवन को न्यौछावर करना क्यों चाहता है? कैदी और कोकिला कविता के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। चलिए हम इसका भी आंसर देख लेते हैं। कवि मोहन अपने संकल्पों पर अपना जीवन न्यौछावर करना चाहता है क्योंकि अपने संकल्प उनके जीवन को उद्दीपन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th। ललित के अनुसार बंद द्वार की संकल किस प्रकार खोली जा सकती है? देखना, हमें बताना है किस प्रकार खोली जा सकती है। तो हम 4th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या रहने वाला है। हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है, आत्मा में व्याप्त वेद बुद्धि को नष्ट कर संभाव की प्राप्ति करके मनुष्य जब अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा तो आत्मा के बंद दरवाजे की संकल खुल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा 13 क्वेश्चन है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो ये आपका 4th मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो टोटल आपका 8 मार्क्स हो गया। तो हमारा पहला क्या क्वेश्चन है, राम स्वरूप को अपनी बेटी की उच्च शिक्षा जैसी बातों को छिपाना लेकिन बाहरी सुंदरता और संगीत जैसी बातों पर जोर देना समाज की किस मानसिकता की ओर संकेत करता है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर 13 का फर्स्ट का क्या क्वेश्चन का आंसर है, रामस्वरूप नारी शिक्षा का पक्षधर होने के कारण अपनी बेटी की उच्च शिक्षा दिलवाता है, लेकिन उसे जमाने में उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों के लिए योगवर खोज पाना भी एक समस्या थी। जब वह अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के के साथ करना चाहता है, जो कि बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वह बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाने का प्रयास करता है, क्योंकि गोपाल प्रसाद की यह शर्त थी। क्या शर्त थी? कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। एक लड़की का पिता होने की मजबूरी ही उसे झूठ बोलने पर मजबूर करती है, लेकिन सच्चाई छिप नहीं पाती। तो ये थे कुछ कारण। तो चलिए हम अपना कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की नानी ने कभी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर विचार करते हुए लिखी है। चलिए हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। लेखिका की नानी भले ही अनपढ़ थी और पर्दे में रहती थी, लेकिन वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहती थी जो उसके पति के समान साहबों की आज्ञारी हो, बल्कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और उसने यह वचन ले लिया कि वह उसकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेगी। ऐसा करके लेखिका की नानी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 3rd का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदी के क्वेश्चन में कोई समझाने वाली कोई बात नहीं होती, सब हिंदी में लिखा है क्वेश्चन कि क्या पूछा है और क्या बताना है। ठीक है, आई अब तो आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। तो जैसे लेखक अंत में इस बात से संतुष्ट क्यों था, उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर और कलम कुछ भी नहीं है। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर हमको बताना है कि वह क्यों संतुष्ट क्यों था। चलिए मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। लेखक की इच्छा थी कि यदि उसके पास मूवी कैमरा होता तो वह बाढ़ के दृश्य की फिल्म बना लेता और टेप रिकॉर्डर से बाढ़ से उत्पन्न ध्वनियों को रिकॉर्ड कर लेता। इनको न होने पर वह बाढ़ पर कुछ लिखना चाहता था, लेकिन उसकी कलम भी चोरी हो गई थी। इसलिए उसने अंत में यह कहा, अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। लेखक ने इन कथन का भाव यह है कि वह अब इन वस्तुओं के बिना बाढ़ की विभीषिका को एकाग्र मन से देख सकेगा और उसकी यादों को मन में संजो सकेगा। यहाँ पे एकाग्र का मतलब है कंसंट्रेटेड तरीके से वो देख सकेगा।
अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो जैसे आपको देखो यहाँ 3 विषय दिए रखे हैं, एक पे आपको अनुच्छेद तैयार करना होगा 100 शब्दों में, और ये आपका 6 मार्क्स का होगा। तो देखिए पहला क्या है, इंटरनेट नए संसार का द्वार, प्रवेश द्वार। देखिए मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, अगर इसके बाद मतलब मैं इसको अभी दिखा नहीं रहा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दे रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं बाकी नीचे जितने भी हैं क्वेश्चन उन सब के आंसर लेके आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझ लो कि इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, पहला है इंटरनेट नए संसार का प्रवेश द्वार। तो देखिए इसमें इसमें आपको हिंट दे रखे हैं, क्वेश्चन पेपर में भी आपको दे रखे होंगे सभी में। जैसे उसकी क्या भूमिका है, इंटरनेट की क्या भूमिका है, ज्ञान का भंडार, दैनिक जीवन को सुलभ बनाया, भविष्य इंटरनेट का। जैसे आप भूमिका में लिख सकते हैं इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसा माध्यम है। जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेट के बिना आज कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ज़्यादातर इंटरनेट का कितना इस्तेमाल हो रहा है। और ज्ञान का भंडार, दैनिक जीवन को सुलभ बनाया, मतलब इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना आसान बना रखा है इस वक्त, कि हम कुछ भी अगर हमको देखना हो तो हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ऐसे कि आप मतलब इसको 100 शब्दों में आपको तैयार करना है, तो ये आपका तैयार हो जाएगा, तो आपका 6 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे पूरे। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ना आप। और भविष्य इंटरनेट का बताना आगे वाला, भविष्य कैसा रहने वाला है, तो सारी आपको थिंकिंग करके बनाना होगा अपने आप से ही। जैसे कि देखिए नेक्स्ट है गाँव जाने का अनुभव। तो आप थोड़ा, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप समझ सकते हैं। जैसे गाँव जाने का अनुभव, आप जब अगर कभी गाँव जाओगे तो आप क्या क्या देख सकते हो रास्ते में, तो आपको वो सब चीज़ें आपको बतानी है। जैसे कि यहाँ पे हिंट भी कुछ दे रखा है, भूमिका, खेत और बगीचे का दृश्य। जैसे आपने अगर ट्रेन पे जा रहे हो, आपने खेत और बगीचे देखे, तो उसका दृश्य कैसा था, अच्छा था बुरा था। वैसे तो अच्छा ही लिखना, बुरा मत लिखना। अच्छा था, सुहाना था, वहाँ मैंने लोगों को देखा कि कुछ किसान थे, वह काम कर रहे थे वहाँ पे, कुछ वहाँ पे ट्यूबवेल चल रही थी, वहाँ कुछ बच्चे नहा रहे थे। ऐसे मतलब अच्छी अच्छी बातें आपको लिखनी होंगी, जो टीचर आपका पढ़े और वो लगे कि हाँ कुछ स्टूडेंट ने लिखा है अच्छा। साधारण जीवन क्या है, और आपसी प्रेम और सौहार्द क्या है। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल सिंपल बातें हैं, आपको लिखनी होंगी। आपको एक अनुच्छेद तैयार 100 शब्दों में करना है, तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या है, किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो 5, ये आपको पत्र तो आपके टीचर ने बहुत अच्छे से करा रखा होगा कि क्या फॉर्मेट है, किस टाइप से आपको लिखना होगा। तो आप अपने टीचर का ही अभी फॉलो कर लो। अगर आपको इसका जब भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लघु कथा है। लघु कथा भी एक निबंध की तरह ही होता है, कि किसी भी टॉपिक को पढ़कर समझकर उस पर निबंध तैयार करना होता है। ठीक है, 16 क्वेश्चन, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, 100 शब्दों में लिखना होगा। और फिर है हमारा 17 क्वेश्चन, प्रदूषण की समस्या पर 2 छात्रों के बीच 80 शब्दों में संवाद। देखिए आपको संवाद पता होना चाहिए कि संवाद किसे बोलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, 2 छात्रों के बीच। तो जैसे 2 छात्र मान लो राजू और श्याम। राजू, पहले राजू बात करेगा श्याम से, हेलो भाई आप कैसे हो। फिर श्याम बोलेगा कि मतलब आप अपने शब्दों में अपने आप खुद एक थिंकिंग लगा के सोच के बना सकते हैं। अब जैसे श्याम बोलेगा हाँ भाई मैं ठीक हूँ, फिर बोलेगा दूसरा कि हाँ भाई मैं बीमार हूँ, वो पूछेगा क्यों, तो वह बोलेगा प्रदूषण के कारण। जैसे कि आपको बस टॉपिक के रिलेटेड ही आपको संवाद स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप उल्ट पुल्ट बातों को लिख दोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो टॉपिक है ना, आपको उसके रिलेटेड ही संवाद स्टार्ट रखना है। जैसे वो बोलेगा कि मैं बीमार हूँ, तो वह पूछेगा क्यों उसका दोस्त, तो वो बताएगा कि मेरे प्रदूषण के कारण मैं बीमार हूँ। तो ऐसे मतलब प्रदूषण के कारण है, तो मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए संवाद। तो आपको ये 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गया होगा। और अगर आपको जब भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो, अगर आपको चाहिए कि हाँ इसका सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो ज़रूर ले आऊँगा, तो आप मुझे कमेंट्स करना। तो ये छोटा सा पार्ट्स नीचे का रह गया है लिखने का, ये थ्योरी का पैसेज, ये पत्र वगैरह, तो इसकी भी वीडियो ज़रूर आ जाएगी। तो आई होप अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू गाइस।